हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम पहुंच चुके हैं प्रेजेंट में हमारी कहानी में। जैसे मैंने आपके लास्ट एपिसोड में बताया कि हम प्रेजेंट में पहुंचे हैं, और प्रेजेंट में हम कहाँ हैं वो समझिए। प्रेजेंट में हम हैं नॉर्थ ऑफ कोरिनोस एंड साउथ ऑफ मार्कीजियोलास। एक जो जो जगह है बेसिकली थोड़ी सी अजीब सी नाम वाली हैं, ये ग्रीस में है, यानी ग्रीक में जगह है ये। वहाँ पर हैं हम प्रेजेंट डे में, जहाँ की एलिस और उसकी टीम, एलिस कूपर और उसकी टीम जो है एक एक्सकवेशन में लगी हुई हैं। और उसको एक फ़ोन बार बार आ रहा है एलिस को, और वो उस फ़ोन को बार बार इग्नोर करती जा रही है। और यहाँ पे हम समझेंगे कि ये एलिस का क्या रोल है, वो क्या चीज़ की एक्सकवेट कर रही है, यानी क्या चीज़ की खुदाई चल रही है। वो एक प्रकार की आर्कियोलॉजिस्ट है, और उसका जो रुझान है वो बेसिकली अलेक्जेंडर द ग्रेट की हिस्ट्री और उसके बाद की कहानी क्या और उसके पहले की कहानी को, उसको लेकर थोड़ा सा काफ़ी एक्साइटेड है वो पर्टिकुलर लेडी जो है वो एलिस कूपर। और वो किस चीज़ की खुदाई कर रही है, किन लोगों ने उसको वहाँ उस चीज़ के लिए रिक्रूट किया है, और फिर आगे उस खुदाई में क्या निकल के आता है और कैसे ये कहानी आगे बढ़ती है। और यहाँ दिल्ली में क्या नई घटनाएं घट रही हैं, और विजय जो जूनागढ़ फोर्ट में वहाँ क्या घटनाएं घट रही हैं, इस वाले एपिसोड में हम पूरा समझेंगे। और दिल्ली में और जूनागढ़ में, ग्रीस में, ये सब चीज़ें में क्या क्या कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, ये सारा हम समझेंगे इस पर्टिकुलर एपिसोड में। इस वाले पार्ट में हम अपनी कहानी के अलेक्जेंडर के सीक्रेट की इस कहानी में। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस एक्साइटिंग जर्नी को और इस एडवेंचर एक्साइटिंग जर्नी ऑफ अलेक्जेंडर सीक्रेट की। तो अभी हम प्रेजेंट डे में हैं। प्रेजेंट डे में जो अभी स्टोरी जो हमारी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है ग्रीस से। ग्रीक के एक शहर में है बेसिकली, जहाँ पर एक एक्सकेवेशन चल रहा है, और इस एक्सकेवेशन को जो है वो लीड कर रही हैं एलिस टर्नर, जो कि बेसिकली एक जॉइंट मिशन है। ये ग्रीक और अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट सोसाइटी का एक जॉइंट मिशन था, जो कि इनका पर्पस था फाइंड आउट करना ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स ग्रीक सभ्यता के बारे में, ग्रीक और एंशिएंट कल्चर के बारे में, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक जो वर्ल्ड जान नहीं पाया है उनके बारे में। और ऐसा बहुत सारे समय से इनका ये प्रयास चल रहा था। तो एक पिडना एक जगह है ग्रीक में, वहाँ ये मिशन जो है इनका चल रहा है, एक्सकेवेशन चल रहा है, यानी खुदाई चल रही है, जिसमें कि एलिस टर्नर जो है वो बेसिकली मुख्य आर्कियोलॉजिस्ट हैं। और ये आर्कियोलॉजिस्ट आई भी इसी पर्पज़ से, क्योंकि इनका जो मुख्य रुझान है वो रुझान पूरी तरह से अलेक्जेंडर के पहले की जो इतिहास था ग्रीक का, और अलेक्जेंडर के बाद का इतिहास था। और स्पेशली अलेक्जेंडर को लेकर बहुत ही एक्साइटेड रहती हैं एलिस, और इसी वजह से इन्होंने ये मिशन को ज्वाइन किया है। और एलिस के पास लगातार एक फ़ोन आ रहा है, और वो फ़ोन को काट रही है, और वो शायद फ़ोन उसके एक बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ रहा है शायद वो, और वो काफ़ी पहले मिले थे और बहुत समय से वो लोग साथ में नहीं है। तो वो एक दूसरे को इग्नोर कर रही है वो उसको कंटिन्यूसली। और तभी एलिस का जो एक जूनियर आर्कियोलॉजिस्ट है वो आके इन्फॉर्म करता है कि जो एक्सकेवेशन साइट है जिस पे वो पिछले 1 साल से काम कर रही थी उनकी टीम, वहाँ उनको कुछ मिला है, वहाँ उस साइट पे उनको कुछ मिला है, वहाँ से कुछ एक डोरवे टाइप का कुछ उनको मिला है। और तो वो उसको बुलाता है एलिस को कि आके आप देखिए एक बार आके। और बिफोर इससे हम आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि एलिस ने ज्वाइन कैसे किया। एलिस को बेसिकली इस सब चीज़ों का तो पहले से ही वो इंटरेस्ट था, खासतौर पे आर्कियोलॉजी को लेके बहुत इंटरेस्ट था, स्पेशली अलेक्जेंडर से रिलेटेड आर्कियोलॉजी को लेके वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रही है। और उसने काफ़ी सारी इसके ऊपर बुक्स वगैरह भी लिखी हुई थी यूएस में ऑलरेडी। तो वहाँ एक कर्ट वॉलिस करके एक फिलैंथ्रोपिस्ट है कर्ट वॉलिस, और वो एक आर्कियोलॉजी संस्था चलाते हैं जिनका कि उद्देश्य ही है कि पुरानी सभ्यताओं को खोजना, और पुरानी जितनी भी सभ्यताएं होती हैं उसको खोजना और उसको फंड करना। तो कर्ट वॉलिस ने इस पूरे मिशन को जो है वो फंड किया हुआ है। और जब वो पहली बार कर्ट वॉलिस से मिली तो वहीं उन्होंने अपना कर्ट वॉलिस जो एक कह लीजिए एक बहुत ही बड़े एक बुद्धिजीवी भी हैं, और साथ ही साथ एक बड़े रईस अरबपति भी हैं। और उनसे मिलके उन्होंने बताया कि मेरा क्या मिशन है, जिस सभ्यता को हम आज देख रहे हैं, और जो इवोल्यूशन की जो थ्योरी है बेसिकली, ये थ्योरी जो है वो रॉन्ग है, और हमारी सभ्यता कुछ और ही तरह से डेवलप हुई है। उसको लेके उनके इस तरह के विचार हैं, और वो पुरानी सभ्यताओं से वो सारे राज जानना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह की जो खोजें हैं, जो आर्कियोलॉजिकल खोज है, उसको फंड करते रहते हैं। तो कर्ट वॉलिस ने इस पूरी जो ग्रीक अमेरिकन आर्कियोलॉजी सोसाइटी जो कि पिडना में जो रिसर्च चल रही है उसको फंड किया हुआ है।
और एलिस को उसका मेन उन्होंने चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया है पूरी तरह से, चीफ आर्कियोलॉजिस्ट के उसमें जो भी मिलेगा वो उसको रिकॉर्ड करेंगी, फोटोग्राफ करेंगी और वो पूरा उस तरह से उसको वो करेंगी। और इसी बीच में वो जो उनका जो जूनियर आर्कियोलॉजिस्ट है मार्को आके उसको बोलता है कि आइए कुछ मिला है, तो वहाँ जाते हैं और वो इसी बीच में वो याद कर रही है कि वहाँ जब पहुँच रही है कि जो उसका जो बॉयफ्रेंड था उसके साथ में उसका काफ़ी पहले से पहले जो भी रिलेशन थे जो अब उस तरह के रिलेशन नहीं रहे हैं, अभी काफ़ी बिटर हो चुके हैं रिलेशन उन लोगों के आपस में, तो उस चीज़ को याद कर रही है। तभी वो बोलता है कि मैडम थोड़ा आप थोड़ा सा माइंड करिए, यहाँ पे थोड़ा सा जो साइज है, जो टनल जो उन्होंने बनाई है उस पर्टिकुलर जो एक्सकेवेशन साइट है वहाँ बनाने के लिए थोड़ी सी छोटी है, तो वो बोलता है थोड़ा सा माइंड और हेड एटलीस्ट थोड़ा देखिए उसमें कोई दिक्कत ना आए आपको घुसने में। तो वो अंदर एंटर करते हैं और वहाँ पर उनको डेमोन करके एक और उनका कोऑर्डिनेटर मिलता है जो कि आर्कियोलॉजी की जो पूरी टीम है, वहाँ पे 2 गार्ड हैं उस आर्कियोलॉजिकल साइट के ऊपर, और ऐसे उनके करीबन 10-12 जूनियर आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जूनियर स्टाफ हैं, स्टूडेंट हैं जो काम कर रहे हैं इस पूरे उसमें। और उनका एक बाहर बाकायदा एक टेंट और एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जाके जो भी आर्टिफैक्ट मिलेंगे वहाँ से और उसको वहाँ इकट्ठा करेंगे और उसको इस तरीके से तैयार करेंगे वहाँ पे। और इसी बीच में वो बताते हैं कि अंदर हमने एक डोरवे को खोला है और वहाँ पे कुछ है ख़ास, आप एक बार आके देखिए। तो वहाँ जाती है, अंदर पहुँचती है एलिस और उसके साथ में जो है वो डेमन भी जाता है। तो डेमन बोलता है कि मार्को और बाकी लोगों को बोलता है कि आप लोग बाहर रहिए, मैं और एलिस ही जाके इसको देखेंगे अंदर कि अंदर क्या है। तो अंदर वो पहुँचते हैं तो वो देख के घुसते ही हैरान है, देख के वो एकदम देखती है, बोले ये क्या मतलब जगह है जिसके बारे में पिछले 2-2.5 हज़ार साल से और पिछले 1.5-2 साल से तो हम लोग इसके बारे में सुन ही रहे थे, लेकिन कभी इसके बारे में सोचा नहीं था कि ये इस तरह से मिलेगी वो चीज़। तो वो देख के हैरान है और वो उस केव के अंदर जाने की तैयारी करते हैं। केव टाइप कह लीजिए, टॉम्ब है एक प्रकार की, एक उसमें जाने की तैयारी करते हैं वो लोग। और इसी बीच में इधर दिल्ली में, नई दिल्ली में जो आईबी का जो ऑफिस है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिस है, वहाँ पे इमरान किदवई जो लास्ट टाइम में जो मिशन हुआ था महाभारत का सीक्रेट को लेके, जिसमें कि जो फारूक नाम का जो टेररिस्ट था जिसने कि महाभारत के सीक्रेट को चुराने की कोशिश की थी, उसको ले जाने की कोशिश की थी, तो उसमें जो पूरी टीम लगी हुई थी आईबी की, इसमें इमरान किदवई का एक मेन कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था उस दौरान। तो अभी इमरान किदवई, आईबी टीम, इंडियन गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट ने मिलकर पूरा एक टास्क फोर्स इसके ऊपर बना दिया है इस चीज़ के ऊपर, जो कि जिस तरह का जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो टेररिज्म है इससे डील करने के लिए। क्योंकि लास्ट टाइम जिस तरह के टेररिस्ट से उनका सामना हुआ था, जो लास्ट स्टोरी थी महाभारत सीक्रेट की, कि जिस तरह की उनके पास रिसोर्सेज थे, जिस तरह की टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ कर रहे थे, तो उससे डील करने के लिए यूएस और इंडिया ने मिलकर एक टास्क फोर्स डेवलप किया हुआ है। उस टास्क फोर्स में इंडिया का जो हेड है वो इमरान किदवई को बनाया है, जो कि आईबी के हेड के तौर पे। तो और उसको और इमरान किदवई जो है बेसिकली एक रिलेक्टेंट इस तरह का फेलो है जो कि मतलब दिन रात काम करने में के लिए तैयार है और इस तरह की चीज़ के लिए वो तैयार रहते हैं हमेशा। तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड स्पेशली दिल्ली में जो अभी चल रहा है इस समय स्पेशली। और उधर एलिस अपने जो डोरवे को ओपन करके अंदर पहुंचती है जो उस गुफा में, या कह लीजिए जो एक्सकेवेशन की जो साइट है जहां पर खुदाई हो रही है, वहाँ पहुँचती है तो वहाँ देखती है कि वो तो बड़े डिफरेंट टाइप की है। वहाँ पे 2 अलग-अलग चैम्बर हैं। उसको लगता है कि अंदर जाके उसको लैरिंग्स या वो सारी उस तरह की चीज़ें मिलेंगी। लैरिंग्स यानी ताबूत टाइप का कुछ मिलेगा, जहाँ पर कुछ इस तरह का ताबूत मिलेगा। लेकिन उसकी जो दीवारें हैं वो देख के हैरान है। पूरी दीवारें और दीवारों के साथ में जो प्रोट्रूड करके दीवार बनाई गई हैं, बड़ी हैरान है देख के। उन दीवारों में सांपों की मतलब डिफरेंट वेराइटीज़ बनी हुई हैं। 5-5 तरह के, 8-8 तरह के जो सांप हैं उनका वो दिखाया जा रहा है। उसमें सांप है, वो मुंह खोले हुए हैं, जैसे कि वो जो भी आने वाला है उसको जो भी आने वाला है उसको डराने के लिए तैयार बैठे हैं। वो सारे के सारे जो स्नेक्स हैं पूरे वॉल पे बने हुए हैं। इस तरह के म्यूरल्स, बेसिकली म्यूरल आर्ट जिसको बोलते हैं ना, उस तरह की आर्ट है वो उस एरिया, उस पूरे उसके अंदर। वो लगभग 50 फीट लंबा एरिया है और जिसको कि इन्होंने 2 टॉर्च लाइट से लिट अप किया हुआ है, स्पेशली मार्को और डेमोन ने बाकी जो स्टाफ है उसको उन्होंने बाहर रोक दिया था ऑलरेडी डेमोन ने, कि केवल हम लोग ही जाएंगे वहाँ पे देखने के लिए उसको। और वो वहाँ देखती है तो बड़ी डिफरेंट टाइप की टॉम्ब है। मतलब ये तो ग्रीक में जो टॉम्ब बनती थी आमतौर पे, उस तरह की नाव का ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें एक चैम्बर और अंदर उनको पता लग रहा है कि एक चैम्बर और है उसमें अंदर। तो वो एक चीज़ को देखते हैं, बड़े गहराई से देख रहे हैं। मार्को भी अच्छे से देख रहा है, समझ रहा है कि बोले किस तरह का ये इसमें म्यूरल आर्ट बनी हुई है।
उसमें एक कई तरह की म्यूरल आर्ट हैं जिसमें कि एक लेडी को दिखाया गया है कि पूरा वो ऑर्डर दे रही है शासन को, वो सेना को आदेश दे रही है और वो अलग अलग लोगों को एग्जीक्यूट भी कर रही है। इस तरह का उसमें म्यूरल आर्ट बनी हुई है वॉल के ऊपर। फिर वो अंदर वाले जो चैम्बर है उसकी तरफ बढ़ते हैं, अंदर वाले चैम्बर की तरफ, जो कि आमतौर पे यूजुअली किसी भी टॉम्ब में होता नहीं है। हेलेनस्की टॉम्ब में, हेलेनस्की टॉम्ब मीन मतलब ग्रीक वाली जो पुराने ज़माने की जो ग्रीक टॉम्ब्स हुआ करती थी, इनको हेलेनस्की टॉम्ब बोलते हैं। उनमें इस तरह का कभी चैम्बर हुआ नहीं करता था अंदर की तरफ अलग से। तो उसमें एक अलग से अंदर चैम्बर भी है और उसमें एक सेल्फ है अलग अलग। उन सेल्फ में अलग अलग तरह के स्टैचूज़ रखे हुए हैं। स्टैचूज़ भी अलग तरह के स्टैचूज़ हैं, जिसमें कि एक लेडी, उसके चारों तरफ नाग लिपटे हुए हैं, इस तरह के स्टैचूज़ हैं, अलग टाइप के स्टैचूज़ हैं। तो वो याद करती है एलिस के। ऐसे तो बहुत सारी बातें जो हैं वो अलेक्जेंडर के बारे में थी कि अलेक्जेंडर जो है वो ज्यूस का पुत्र है, यानी मतलब एक सरपेंट का बेटा है, मतलब सांप के बेटा है। तो मतलब लगभग क्या ये बात वैसी ही है क्या, कुछ उसी से रिलेटेड हो रही है क्या बात? मतलब वो ऐसे कयास लगाती है, मतलब कि ऐसा ही कुछ लग रहा है। मतलब ये जो टॉम्ब है ये तो रानी की मतलब टॉम्ब है, मतलब ये तो क्यून की टॉम्ब है। क्यून यानी जो अलेक्जेंडर की माँ है उसकी टॉम्ब बेसिकली उनको मिलती है वो एक प्रकार से, मतलब उसका कयास लगाते हैं तो उसी की टॉम्ब लग रही है। तो अलेक्जेंडर की माँ की, ओलंपियास की ये तो वो है टॉम्ब है। तो वो जो अंदर वाला जो सेल्फ है, उस सेल्फ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैचूज़ हैं, कुछ टैबलेट्स हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें अलग तरह की चीज़ें रखे हुए हैं, आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। और तभी डेमोन आके बोलता है कि बोले ऊपर से आदेश आया है ऊपर डायरेक्टर्स का आदेश है कि सारी चीज़ों को, जितना भी जो भी विच एवर वी कैन टेक इट फ्रॉम दिस टॉम्ब विच इज़ मूवेबल, वो सबको रिमूव करना है और ले जाके टेंट में रखना है और फटाफट इसको करना है। तो वो एलिस बोलती है कि मुझे तो जो एज़ पर जो प्रोटोकॉल है उसमें मुझे फोटोग्राफ करना है, एक चीज़ को नंबरिंग करनी है, एक आर्टिफैक्ट को नंबर देना है, उसकी कंडीशन के हिसाब से उसको अलग करना है, फिर हम इसको करते हैं। तो तभी वो बोलता है मार्को को कि भाई ठीक है, आप बाकी चीज़ें को लेके आप आइए। और डेमन इसी बीच में बात करने जाता है डायरेक्टर से अपने फ़ोन पे कि बाहर जाके कैसे इसको मैनेज करना है, कैसे ले जाना है सारे सामान को बाहर, और इसके बारे में बात करने के लिए जाता है। और इसी बीच में एलिस अकेली रह जाती है टॉम्ब में। तो वो रियलाइज़ करती है कि बोले ये तो वर्ल्ड की ऐसी अनोखी डिस्कवरी है जो कि 2-2.5 हज़ार साल से तो किसी को पता ही नहीं था कि ओलंपियास की भी कोई टॉम्ब अवेलेबल है, कि ओलंपियास भी कहीं दफन है दुनिया में। ये किसी को पता ही नहीं था। ये तो मतलब वर्ल्ड की ऐसी डिस्कवरी होगी। और उसकी आर्कियोलॉजी की जो उसकी समझ है उसके हिसाब से वो उसको लग रहा है कि मतलब ये तो मैंने इतनी बड़ी खोज कर डाली, मतलब जिसके बारे में मतलब उसको अपने आप पे थोड़ा प्राउड भी महसूस कर रही है, वो प्राइड महसूस कर रही है अपने आप के ऊपर कि वो कितनी बड़ी खोज मतलब डेवलप हो पाई। और ओलंपियास के बारे में पता चलेगा इससे वर्ल्ड को। और जो अलेक्जेंडर के जो उलझे हुए जो सवाल हैं उन सब का हमें यहाँ पे उसका राज पता चलेगा, उन सारी बातों का जवाब मिल पाएगा इसके थ्रू। तभी वो देख ही रही है, वो उसमें सारी चीज़ें समझ ही रही है, जो अलग अलग आर्टिफैक्ट हैं उनको चेक कर रही है, नोटिस कर रही है, उनके फोटोग्राफ कर रही है, वो एक चीज़ की फ़ोटोग्राफी निकाल रही है। तभी वो देखती है कि सेल्फ में पीछे की तरफ स्टैचू जो रखी होती है ना, स्टैचूज़ के पीछे की तरफ एक क्यूब टाइप का है। वो उस क्यूब को उठाती है वहाँ से और देखती है ये क्या चीज़ की क्यूब है। वो देखती है यार ये तो कोई हड्डी की बनी हुई क्यूब टाइप की उसको लगती है पहले, वो फर्स्ट उसमें इम्प्रेशन में। फिर वो थोड़ा सा और टॉर्च को ले जाकर देखती है, वो क्यूब जो है बेसिकली 6 साइड से उसके ऊपर अलग अलग इंस्क्रिप्शंस टाइप के कुछ बने हुए हैं, कुछ भाषा लिखी हुई है जो उसके समझ से परे है वो भाषा लिखी हुई। तो वो हर क्यूब के हर एक एंगल का फोटोग्राफ निकाल लेती है और क्यूब को टॉर्च की रोशनी में अच्छे से इंस्पेक्ट करती है क्या चीज़ का, ये बोन है। पहले तो उसको लगता है कि ये बोन है, किसी हड्डी का है, पुरानी हड्डी का है, जो कि समय के साथ में भूरी हो गई है, समय के साथ धुंधली हो गई है ये हड्डी। लेकिन फिर वो ढंग से देखती है और क्रॉस चेक करती है तो वो बोलती है अरे ये तो आइवरी है। आइवरी 2400 साल पहले कैसे पॉसिबल है मैसिडोनिया में? आइवरी यानी हाथी दांत की बनी हुई चीज़ है, और उस ज़माने में हाथी नहीं हुआ करते थे उस रीजन में पूरे। तो वो हैरान है कि आइवरी का क्यूब कैसे पॉसिबल है, वो भी ओलंपियास की केव के अंदर, ओलंपियास की टॉम्ब में बेसिकली। तो वो हैरान है, तो देखती है बोले ये तो आइवरी का। उसको वो अपने बैग में और उसके जो स्पेशल जो कुशन वाला जो बॉक्स होते हैं जिनमें स्पेशली आर्टिफैक्ट रखे जाते हैं उनमें वो रख लेती है और सारे चीज़ों की वो फोटोग्राफ करे। तभी डेमन आता है। डेमन बोलता है कि बोले डायरेक्टर्स ने
स्पेशली बोला है कि जो क्यूब मिला है आपको उसको लेके आपको होटल में मिलना है, और बाकी सारे सामान को जो है बाहर जो हमारा जो टेंट है उसमें इसको रख देना है, बाकी सारे सामान को। इस तरह से उसको ऑर्डर मिलता है और वो वहाँ से फिर के जो टॉम से बाहर आने लगते हैं, और टॉम से बाहर आके और जो डेमन और मार्को और एलिस जो है वो बाकी सामान को वहीं पैक कर देते हैं, लॉक कर देते हैं टेंट में, और क्यूब को अपने साथ में बैग में रख लेती है। वो सोचती चलो डायरेक्टर से मुलाकात होगी, दो डायरेक्टर हैं उसमें जिनसे मुलाकात होगी, पीटर और स्टार वॉर्स से, जिनसे वो आमतौर पे मिला नहीं करती थी। हमेशा डेमन ही उनके बीच में कम्युनिकेशन किया करता था, डेमन ही बताया करता था सारी एक्सकेवेशन के बारे में भी और अदर घटनाओं के बारे में भी, जो भी इंस्ट्रक्शन हुआ करते थे डायरेक्टर्स की तरफ से एक्सकेवेशन को लेके। तो अब पहली बार है जब वो एलिस का जो है वो डायरेक्टर्स के साथ में जो है वो सामना होने जा रहा है। तो वो अपने होटल पहुंचते हैं, अपने वहाँ से सीधे होटल पहुंचते हैं, वहाँ से अपनी साइड से। ये साइड बेसिकली 50 किलोमीटर दूर है लगभग, थेलेनोस की एक सिटी है ग्रीक की, वहाँ से पिड नाम है ये साइड जो थी। वहाँ से ये लोग वापस अपने होटल पहुँचते हैं और ये सोच ही रही है कि अब तो आप इस बार तो मतलब मुझे डायरेक्टर्स का इन लोगों का सामना करना ही पड़ेगा। तभी अचानक वो देखती है कि जो दरवाज़ा जोर से खड़खड़ाता है, और तो देखती है कि वहाँ मार्को जो है बहुत घबराया हुआ, डरा हुआ, दहशत में खड़ा हुआ है, बिल्कुल बुरी हालत में। वो बताता है, वो पूछती क्या हो गया मार्को से। तो मार्को बोलती है कि बोले डेमन हैज़ बीन किल्ड, डेमन को मार दिया। तो बोले डेमन को किसने मार दिया? तो बताता है कि बोले वो बहुत डरा हुआ है, उसको वो शांत करती है। बोले बताओ, बोले हुआ क्या एग्जैक्टली, क्या है मामला? तो वो बोलती है, वो बताता है कि वो पीटर ने डेमन को मार दिया। तो वो बताता है कि वो जब मैं वहाँ पे खड़ा हुआ देख रहा था उनके रूम के बाहर, तो वो पीटर और स्टार वॉर्स उसको बोल रहे थे कि बोले तुमने उस क्यूब को खुद क्यों नहीं लेके आए, और तुमने एलिस को अकेला क्यों छोड़ दिया केव के उसमें टॉम में, और उसने क्यों फोटोग्राफी आपको करने दिया। तो उस फोटोग्राफी और टॉम उसकी वजह से उसको गोली मार दिया उन्होंने डेमन को, कि बोले क्योंकि उन्होंने हमारे ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए। तो बहुत घबराया हुआ है मार्को, और इस घबराहट में वो सीधा आता है। तो वो इसी बीच में एलिस को लगता है कि क्या ये तो मामला बहुत गड़बड़ होने जा रहा है, इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होती जा रही है। वो समझ नहीं पा रही है कि बोले क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा इस तरह का चीज़ें हो रही हैं, क्या दिक्कत हो रही है, ऐसी क्या समस्या हो रही है कि इस तरह के ये लोगों ने उन्होंने डेमन को मार दिया, जो कि साइट के उसके साथ में रहता था वो हमेशा, जो वहाँ पर उसके साथ में आर्कियोलॉजी का काम करता था, उस पर्सन को मार दिया। और मार्को जो कि एक नया स्टूडेंट है, यंग पर्सन है, यंग आर्कियोलॉजिस्ट है, वो एकदम घबराया हुआ है। तो तभी उसको समझ में आता है क्या किया जाए। फटाफट अपने कैमरे का जो चिप कार्ड है, जिसमें एक मेमोरी कार्ड जिसको बोलते हैं, मेमोरी कार्ड निकालती है, और जो क्यूब था उसको अपने बैकपैक में डालती है, और फटाफट उसको लगता है कि यहाँ से तो भागना ही अच्छा है। अपने दरवाजे को बोल्ट करती है, अच्छे से बंद करती है, और ये लोग खिड़की की तरफ से, गार्डन की तरफ से ये लोग भागने की तैयारी करते हैं। और इतने में दरवाजे पे आवाज़ आती है, खटखट बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। उसमें पीटर और स्टार वॉर्स की आवाज़ें हैं जो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इतने में ये लोग खिड़की से कूद के गार्डन की तरफ भागते हैं, और वो प्लान करती है कि जो गाड़ियाँ पार्किंग में गाड़ियाँ रखी हैं वहाँ से फटाफट रेंज रोवर उठानी है और उनको भागना है, वहाँ से किसी भी तरह से निकलना। उनको समझ में आ जाता है कि ये बहुत ही ये पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, ऐसा क्या है, ऐसा क्या चीज़ है जो ये लोग चाहते हैं, ये कुछ समझ ही नहीं पाती है एलिस। तो ये लोग भाग रहे होते हैं, इसी बीच में मार्को तो ऑलरेडी बहुत डरा हुआ है, वो मार्को को लेके निकलती है। और जब मार्को और दोनों भाग ही रहे हैं, तभी मार्को को गोली लगती है, पीछे से गोलियां चल रही हैं, और मार्को वहीं की वहीं डेथ हो जाती है मार्को की। मार्को को देख के ये हैरान है कि मार्को तो वहीं की वहीं खून से लथपथ पड़ा हुआ है, और ये सोचती है कि खुद बचे या मार्को को क्या करे। तो डिसाइड करती है कि नहीं, अब तो यहाँ से मूव करना ही पड़ेगा हर हाल में। तो मार्को की पूरी बॉडी स्लम्प हो चुकी है, खून में लथपथ है, और वो फिर वहाँ से फटाफट भागती है, और तुरंत दौड़ के वो रेंज रोवर जो गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई थी पार्किंग में, जिसको ये लोग यूज़ किया करते थे अपनी साइट पे जाने के लिए, वो फटाफट गाड़ी में बैठती है। और उसको दिमाग में आता है कि चलो फटाफट मैं साइट की तरफ जाती हूँ, वहाँ तो कम से कम 2 गार्ड हैं मेरे पास वहाँ पे, तो उन गार्ड को कम से कम मेरी सेफ्टी करेंगे। तो फटाफट जो एक्सकेवेशन साइट थी वहाँ वो स्पीड अप करके दौड़ा के गाड़ी लेके जाती है। उसके पीछे से गोलियाँ जो है वो पीटर और स्टार वॉर्स चला रहे हैं। तो एक आध गोली जो है वो बेसिकली उनके गाड़ी के कांच में लगती है, तो 1-2 कांच गाड़ी के साइड विंडोज़ जो है वो टूट जाती हैं, लेकिन वो स्केप आउट हो जाती है, वहाँ से भाग जाती है गाड़ी लेके। और उसको ज़्यादा समय नहीं लगता एक्सकेवेशन साइट तक पहुँचते, और वो एक्सकेवेशन साइट पहुँचती है, देखती है वहाँ तो पूरा डार्क है, मतलब अंधकार छाया हुआ है बिल्कुल वहाँ पे। जो फ्लड लाइट जला करती थी शाम के समय आमतौर पे,
अब वैसे आमतौर पर रात को वो कभी नहीं आई थी वहाँ पे, लेकिन आमतौर पर फ्लड लाइट रहती थी, 2 गार्ड रहते थे, एकदम सन्नाटा है वहाँ पे। वो गाड़ी रोकती है, वो जैसे पहुँचती है वो देखती है, टकरा के गिरते गिरते बचती है, तो देखती है नीचे, मालूम पड़ा कि जो एक उनमें से एक गार्ड है उसकी बॉडी पड़ी हुई है वहाँ पे। उसको छू के देखती है, चेक करती है, तो उसकी तो जान जा चुकी है, उसकी में कोई पल्स नहीं है। और वो हैरान रह जाती है, घबरा जाती है कि बोले ये हो क्या रहा है, मतलब ये ऐसा अचानक से क्या हुआ, और ऐसा मैंने क्या किया, और ऐसा हो क्यों रहा है इस तरह का, ये क्या मामला है पूरा। इस चीज़ को लेके वो बहुत हैरान है। तभी वो सोच ही रही है क्या करे क्या ना करे, तभी उसको दो शैडो दिखाई देते हैं, मतलब एक्सकेवेशन साइट की तरफ से आती हुई। तो उसको डाउट होता है कि मतलब क्या है, तो वो अपनी गाड़ी की तरफ भागती है। पहले तो वो रियलाइज़ नहीं कर पाती वो क्या है। वो लोग गोली चलाते हैं वहाँ से सीधा। तो वो जैसे तैसे बच के अपनी गाड़ी में पहुंचती है और फटाफट गाड़ी को उठा के भगाने की कोशिश करती है वो। और वो गाड़ियाँ वहाँ से पीछे से गोलियाँ चला रहे हैं उसके ऊपर, और वो नहीं चाहते किसी भी तरह से कोई भी सर्वाइवर रहे वहाँ पे उस साइट और साइट के साथ में जो भी लोगों ने वो जगह देखी है, जो भी लोग वो जगह में काम करते थे। तो वो उसके ऊपर गोली चलाते हैं और वो फटाफट जैसे तैसे बचती है वहाँ पे। उसमें बची हुई गाड़ी की जो बची हुई कांच जो उनकी जो वो थी खिड़कियाँ थी वो भी टूट जाती हैं, और वो रेंज रोवर को स्पीड अप करती है और दंदना के दौड़ा देती है हाईवे E75 पर। E75 जो एक हाईवे है बेसिकली ग्रीस में, जो कि जो ये साइट है वहाँ से थेलेनोस्की की तरफ जाता है। थेलेनोस्की एक टाउन है जहाँ पर कि अमेरिकन काउंसलेट वगैरह सभी कुछ अवेलेबल है। उसको दिमाग में आता है कि मैं थेलेनोस्की की तरफ बढ़ा देती हूँ गाड़ी को, वहाँ भगा देती हूँ गाड़ी को, और वो भगा रही है गाड़ी दनाती हुई थेलेनोस्की। तभी उसको एक जोर की आवाज़ सुनाई देती है, बहुत बड़ा एक भीषण हादसा, मतलब एक बहुत जोर की आवाज़ आती है पीछे। तो देखती है अपने रियर विंडो में देखती है, तो वो देखती है कि वो जो एक्सकेवेशन साइट थी वही उन्होंने पूरी साइट को ही उड़ा दिया है, उन्होंने बम से पूरी साइट को ही नष्ट कर दिया है। तो वो बोलती है कि बोले देखो, मतलब कि एक तो ये साइट मतलब 2000 साल बाद ऐसी कोई चीज़ मतलब सामने आ रही थी वर्ल्ड के, जो इतने 2400 साल से छुपी हुई थी, और ऐसी इररिपेरेबल डैमेज कर दिया इन्होंने उस साइट को कि साइट को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया, जो कि वर्ल्ड जान ही नहीं पाया कि मतलब कि वहाँ पे इस तरह की कोई टॉम्ब थी ओलंपियास की, और उस टॉम्ब में क्या ऐसी चीज़ें थी और क्या ऐसा मिला था जिसको लेके मतलब ये लोग इतना ज़्यादा मतलब वो है। उसको पहले लगता है कि शायद ये लोग ना कोई एंटिक्स वाले जो लोग होते हैं ना, जो एंटिक्स चीज़ें होती हैं, जो पुरानी चीज़ें होती हैं, उसके तस्कर हैं, उसको बेचने वाले कुछ ये टेररिस्ट टाइप के लोग हैं, तो वैसे लोग हैं। लेकिन फिर वो सोचती कि अगर एंटिक्स वाले जो लोग होते हैं वो इस तरह साइट को तो नहीं उड़ाया करते, और इतने पावरफुल लोग हैं कि मतलब कि वो साइट को पूरा उड़ा दिया है पूरा उन्होंने, और पूरी साइट जो है वो पूरी तरह से धू करके जल चुकी है, ख़त्म हो चुकी है साइट पूरा, और वहाँ पे केवल धुआं दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ। तो बहुत और ज़्यादा डर जाती है उसको लेके, और वो अपनी गाड़ी को और भगाकर तेज़ी से भगाती है। तभी उसको हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है, तो उसको समझ में आता है कि मतलब मेरे पीछे अब हेलीकॉप्टर लग गया है, और हेलीकॉप्टर तो कभी भी रेंज रोवर को ओवरटेक कर लेगा। वो फिर भी पूरा प्रयास कर रही है आगे बढ़ने के लिए, तेज़ी से अपने गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन हेलीकॉप्टर तो हेलीकॉप्टर है, वो अल्टीमेटली उसको सरपास कर ही लेता है। और हेलीकॉप्टर का जो पायलट है वो ट्राई कर रहा है कि हाईवे के ऊपर ही उतार दे उसके सामने ही, जिससे कि वो उसका जो रूट है जिससे वो भागने की कोशिश कर रही है उसको वो ब्लॉक कर दे पूरी तरह से। तो वो हेलीकॉप्टर को किसी भी तरह से लाके कैसे भी कोशिश करके वो वहाँ पे आगे अपने हाईवे के ऊपर ऑलमोस्ट उतार देता है, लैंड करा देता है, और यहाँ से उसको एक मेंटली चैलेंज देता है कि अब देखो कैसे निकालती हो तुम इसमें आगे, या तो हेलीकॉप्टर को उड़ाना पड़ेगा, यानी जान चली जाएगी, ये सब कुछ। तो रियलाइज़ करती है कि मतलब कुछ ना कुछ ऐसा खास तो है, जो उसको सोचती कि मैंने फोटोग्राफ तो लिया ही है एटलीस्ट उस टॉम का, तो मेरे पास ऐसी चीज़ तो है जो वर्ल्ड जान सकता है एटलीस्ट उसके बारे में, तो मैं अपनी जान जोखिम में डाल के कम से कम एक चांस तो ले ही सकती हूँ कैसे भी करके इस चीज़ से, परिस्थिति से बचने के लिए। तो वो सोचती है कैसे करें। अब तो उसने आगे हेलीकॉप्टर को आगे लगा दिया और वहाँ पूरा हाईवे को ब्लॉक कर दिया है उस तरीके से कि वो आगे अपनी गाड़ी को निकाल ही नहीं सकती। और इसी बीच में वो रियलाइज़ करती है कि जो हेलीकॉप्टर जब उसने पार्क किया है, लगाया है उसने, जो पायलट ने, वहाँ एक छोटा सा नैरो मार्जिन अवेलेबल है। वो रियलाइज़ करती है, थोड़ी देर सोचती समझती कैसे इसको करें, कैसे इसको पास ऑन करें। तो उसको एक छोटा सा हल्का सा मार्जिन दिखाई देता है। वो ट्राई करती है कि बोले जो भी हो जाए अब इस मार्जिन से ट्राई करती हूँ, अब जो भी होगा देखा जाएगा, मरेंगे जिएंगे जैसा भी होगा, लेकिन एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मरना तो वैसे ही सामने तय है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी गन वगैरह हर चीज़ से तैयार हैं और हर तरह के उनके पास एम्यूनेशंस हैं, वो कभी भी गाड़ी को उड़ा सकते हैं।
तो वो पूरे जी जान लगाती है और आंख बंद करके उस नैरो पैसेज से पूरी गाड़ी को पूरे जोर से निकालती है और पूरी तरफ गाड़ी जो है उसकी हेलीकॉप्टर और साइड की जो हाईवे की जो वो जो रिंग रहती है लोहे की, उससे टकराती है। स्क्रैच्ड होते हुए बहुत तेज़ी से पूरी गाड़ी के जो बच्चे कुचे जो कांच पाँच जो होते हैं वो भी टूट जाते हैं। और एटलीस्ट वो इस बीच में वो पास ऑन हो जाती है वहाँ से किसी भी तरीके से, और एक रिलीफ उसको लगता है कि चलो एटलीस्ट बच गए अभी तो वहाँ से। लेकिन उसको पता है कि अभी इतना आसान नहीं है, और वो फिर आगे बढ़ाती है गाड़ी और काफ़ी आगे जाके वो रियलाइज़ करती है कि अगर मैं थैलेनोस की सिटी अगर पहुँचूंगी तो जिस तरह के ये लोग पावरफुल लोग हैं, इन्होंने तो ऑलरेडी अपनी प्लानिंग करी होगी, आगे भी इनके लोग अवेलेबल हो सकते हैं, इन्होंने फ़ोन कर दिया हो तो जैसे शहर में एंट्री करूँगी वहीं पकड़ लेंगे या वहीं पर ही काम तमाम कर देंगे। मतलब ये लोग चाहते ही नहीं किसी भी तरह से कि जो भी साइट पर जिन्होंने भी काम किया वो किसी भी तरह से ज़िंदा बचें। ये मतलब ये उसको समझ में आ जाता है ये बात एलिस को। तो वो सोचती है करूँ क्या, किसको फ़ोन लगाऊँ, किससे मदद मांगूँ। तभी वो उसको याद आ जाती है कि मतलब जो उसका जो बॉयफ्रेंड था जिससे ऑलरेडी उसका डिस्कनेक्शन हो चुका था पहले ही, काफ़ी समय पहले ही, तो उसको फ़ोन ट्राई करती है एक बार, लेकिन वो फ़ोन पिकअप नहीं करता, कोई फ़ोन पिकअप नहीं करता और उसका कोई रिप्लाई भी नहीं आता। फिर वो सोचती है क्या करूँ क्या ना करूँ, अभी ऐसी परिस्थिति है कि जहाँ पे मतलब जीना मरना मतलब इस तरह से लगा हुआ है। फिर वो उसको याद आता है कि क्यों ना मैं कर्ट वालिस को फ़ोन करूँ जिन्होंने कि इस पूरे मिशन को ही स्पॉन्सर किया था, उनको क्यों ना फ़ोन करूँ। तो वो उनका नंबर भी डायरेक्ट नंबर नहीं है, उनका फ़ोन नंबर नहीं है उसके पास, तो वो उनके ऑफिस के नंबर पे लगाती है फ़ोन। तो वहाँ पे क्लारा नाम की जो उनकी जो असिस्टेंट है वो पिकअप करती है। वो क्लारा को सब कुछ बताती है कि बोले कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं आपके सर की कंपनी के आर्कियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसके एक रिसर्च में एस्केवेट कर रहे थे हम वहाँ पे, ऐसे ऐसे पूरी घटना बताती है। उन्होंने पूरी टॉम कोड आ दिया, ये कर दिया वो कर, सारी बात बताती है वो उसको, और मुझे अर्जेंटली बात कराई है और मैं इस तरह से परिस्थिति फंसी हुई हूँ E75 हाईवे पे, कैसे करें। तो बोलती सर तो अभी बिजी हैं अपने मीटिंग में, और वो मैं उनसे बात करके और मैं कोशिश करती हूँ आपको कनेक्ट करने की। तो बोलती ठीक है आप अपना फ़ोन को चालू रखिएगा, मैं ट्राई करती हूँ उनसे बात कराने की आपकी। फिर इसी बीच में एक और व्यक्ति का फ़ोन आता है, वो इनसे और इन्फॉर्मेशन लेता है, जो कि कर्ट वेलिस की कंपनी का ही व्यक्ति है। वो जानकारी लेता है तो बताता है कि देखिए कर्ट वेलिस सर तो इस फ़ोन रखते नहीं है, मैं उनके पास पहुंच के आपकी बताऊँ तो इट विल टेक सम टाइम, कीप योर फ़ोन ऑन, अपना फ़ोन चालू रखना, हम आपके लिए तुरंत जितनी जल्दी हो सकता है हम आपके लिए हेल्प करते हैं। इसी बीच में वो सोचती है और कहाँ लगाऊं, किसको फ़ोन लगाऊं। तभी उसको याद आता है कि एक और उसका एक कॉलेज का एक फ्रेंड था, उसको वो सोचती है लाओ इसको मैं ट्राई करके देखती हूँ। कभी बहुत लंबे समय से तो बात हुई नहीं है, लेकिन फिर भी सोचती है चलो अब ऐसी परिस्थिति कि इसमें तो अब जो भी मदद कर दे वही बहुत है। तो वो फ़ोन लगाती है उसको, तो वो फ़ोन लगाती है, और जिसको फ़ोन लगाती है उसका नाम है कॉलिन। और कॉलिन जो है वो इस समय जो है वो जूनागढ़ फोर्ट में आया हुआ है, दिल्ली के पास में, दिल्ली से 130 किलोमीटर दूर पे जूनागढ़ फोर्ट है। तो 130 किलोमीटर दूर दिल्ली से जो जूनागढ़ फोर्ट है, वहाँ विजय के जो एंसेस्टर थे, यानी विजय के जो चाचा जी थे जो कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनका बनाया हुआ एक किला था कह लीजिए, जो कि एक गांव में एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ किला था, और जिनकी की लास्ट ईयर जो है डेथ हो गई थी, जिनका सेशन हो गया था, यानी इनकी हत्या कर दी गई थी टेररिस्ट के द्वारा। जो महाभारत सीक्रेट का जो पुराना वाला पिछली वाली जो स्टोरी थी उस दौरान उनकी हत्या हो गई थी, और वहीं से ही सारी जो उन्होंने महाभारत का जो सीक्रेट था उसके पीछे उन्होंने पूरा अपना जी जान लगा दिया था कॉलिन ने और विजय ने। तो कॉलिन को फ़ोन आता है उधर एलिस की तरफ से, और कॉलिन सोचता है कि उठाऊं ना उठाऊं, ये तो मतलब कभी फ़ोन करती नहीं है, और अचानक से अभी कैसे याद कर रही है इस समय। और उधर कॉलिन और विजय जो है आराम से ठंडी हवा ले रहे थे, बैठे हुए थे किले में, और ऐसी बातें कर रहे थे कि मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक नया डिपार्टमेंट बना दिया है पूरा तरह से, और जिसमें कि पीटरसन करके एक जो अमेरिकन है, उसको अमेरिकन राष्ट्रपति ने जो है उसको ऑथराइज़ किया है पूरी टीम को लीड करने के लिए, उस टास्क फोर्स का हेड बना दिया। और उसके ये मेंबर हैं बेसिकली कॉलिन और विजय। कॉलिन यूएस से उसी मीटिंग के लिए बेसिकली इंडिया आया हुआ है, जिसमें कि इमरान किदवई और कॉलिन, विजय और पीटरसन और माइकल ब्लैंक, जो पिछली वाली जो सीरीज़ थी महाराष्ट्र महाभारत सीक्रेट कि जो मिशन था उसमें माइक ब्लैंक ने इनकी बहुत मदद करी थी, स्पेशली कमांडो ऑपरेशंस के दौरान। तो ये सारी बातें वो लोग कर रहे हैं, तभी एलिस का फ़ोन आता है विजय उसके कॉलिन के पास। तो कॉलिन हैरान है कि उठाऊं कि ना उठाऊं, और वो उठा लेता है फ़ोन उसका।
ऐसी ही सोचते हुए पूछता है, बोले क्या हुआ, तो बताती है कि बोले ऐसी ऐसी कंडीशन है। वो सारी बातें उसको एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं और मैं इस समय ऐसे हाईवे पे हूँ और ये मतलब इस तरह का कोई ट्रैप है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या ट्रैप है, क्यों ऐसा हो रहा है। उन्होंने टॉम को उसको उड़ा दिया है, पूरी एक्सकेवेशन साइट को उड़ा दिया और मेरे पीछे लगे हुए हैं और इस तरह की वो बताती है। तो कॉलिन बोलता है, बोले डोंट वरी कि मैं तो अभी यूएस में नहीं हूँ, मैं इंडिया में आया हुआ हूँ इस समय। वो सोच के फ़ोन करती है कि वो यूएस में है एक्चुअली में। जो एलिस जो फ़ोन लगाती है उसको पता नहीं होता है कि कॉलिन है कहाँ पे। तो कॉलिन बोलता है, बोले कोई बात नहीं, मैं यूएस में कुछ अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि कैसे भी करके तुम्हें वहाँ से निकालें, हम उसको आपको थैलेनोस्की से निकालें। और तुम एक काम करो, वहाँ से अल्टरनेट रूट लो थैलेनोस की सिटी के लिए, और अल्टरनेट रूट से आप थैलेनोस की सिटी की तरफ जाओ, मेन हाईवे को छोड़ दो। ये ऐसा वो कॉलिन उसको एलिस को बोलता है। तो एलिस भी सोचती है हाँ ये बात भी ठीक है, मैं अल्टरनेट रूट से जो है वो थैलेनोस की सिटी जो है ग्रीस की वहाँ पहुँचती हूँ। और इसी बीच में देखती है कि अरे एक फ़ोन आ रहा है उसको अपना, तो देखती है, फ़ोन उठाती है तो देखती है अरे ये तो कर्ट वेलिस का फ़ोन है, जो कर्ट वेलिस जो बिलियनियर है उनका फ़ोन है। तो उनको पूरा एक्सप्लेन करती है कि ये हुआ है सर, इस तरह से ये प्रॉब्लम हुई। तो बोलती डोंट वरी, आई विल अरेंज एवरीथिंग, 10 मिनट में आपके पास एक कॉल आएगा आपके पास और वो आपको पूरी तरह से बताएंगे कैसे करना है आगे। और वो बोले मैं अभी एक दूसरी मीटिंग में हूँ और माई टीम विल टेक केयर ऑफ़ यू। सो इस तरह से वो उसको जो कर्ट वेलिस है वो सारी बातें बोल के और फ़ोन रख देते हैं। तो वो अपने उसी हाईवे बढ़ी जा रही है जो उसने कॉलिन के साथ में डिस्कस किया था कि मैं अल्टरनेट रूट ले लेती हूँ। और जीपीएस पे वो यूएस काउंसलेट जो है उसकी जो रूट मैपिंग है हेलेनोस्की की वो लगा लेती है अल्टरनेट रूट के थ्रू और चलने लगती है। और एग्जैक्टली 10 से 15 मिनट के अंदर ही उसको एक फ़ोन आता है, और ये जो फ़ोन आता है वो बेसिकली थैलेनोस्की सिटी के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का आता है ग्रीस के। और वो उसको वो बताता है, वो बोलता है कि बोले आप कहाँ पर हो, उसकी लोकेशन ट्रेस करता है। वो बताती है मुझे अभी 1 घंटा लगेगा वहाँ थैलेनोस्की सिटी पहुँचने में। तो बोलते ठीक है कोई बात नहीं, हम अपने जो है वो गार्डेड एस्कॉर्ट भेज रहे हैं आपके पास। गार्डेड एस्कॉर्ट मतलब कुछ बाइक सवार रहेंगे आपके साथ में और 1-2 जीप रहेंगी जो आपको एस्कॉर्ट करेंगी, और आपको यूएस काउंसलेट नहीं ले जाएंगे क्योंकि यूएस काउंसलेट तो इस समय रात में बंद होगा। आपको एक होटल में ले जाएंगे, वहाँ पे भी गार्डेड सिक्योरिटी रहेगी, तो डोंट वरी। तो वो एक राहत की सांस लेती है कि चलो एटलीस्ट कर्ट वेलिस ने सारी व्यवस्था कर दी। और वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोलता है कि बोले आपके फिर कल पासपोर्ट वगैरह और सारी चीज़ों का हम अरेंज करते हैं। और पासपोर्ट तो ऑलरेडी उसका उस होटल में रह चुका था जहाँ की पीटर और स्टारबोस के साथ में उसका एनकाउंटर हुआ था, मार्को और डेमोन का। तो बोलती है कि मेरे पास चलो अपना ड्राइविंग लाइसेंस तो है मेरे पास, तो एटलीस्ट इट विल हेल्प टू प्रूव द आइडेंटिटी एंड जो अदर जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको डेवलप करने के लिए। तो बोलता है ठीक है आप अभी होटल में आपको हम शिफ्ट करा देंगे, आप चिंता मत करिए। और इस तरह से एलिस जो है वो थैलेनोस्की के होटल में पहुंच जाती है आराम से। वो वहाँ पे बैठी हुई है, सोच रही है कि किस तरह की मुसीबत में वो फंस चुकी है। और वो टीवी चालू करके देखती है तो उसमें टीवी चालू देखते पता लगता है कि उसको 2 इंसिडेंट टीवी पे, मतलब समझ में नहीं आ रही, ग्रीक एक्सेंट में बात कर रहे हैं उसमें जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, लेकिन वो इतना समझ जाती है कि जो घटना की बात हो रही है वो तो घटनाओं से वो खुद ही झेल के आ रही है। तो उसमें घटना की बात हो रही है कि हाईवे को पूरा एक ब्लॉक किया हुआ है किसी ने पहले, और जो भी ब्लॉक करते हैं और जब पुलिस पहुँचती है तो वहाँ पर कोई मिलता नहीं है। और दूसरी घटना वो जो एक्सकेवेशन साइट पर धमाके हुए, तो वो समझ जाती है कि वो क्यों हाईवे पे कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी वहाँ पे, उसको अकेली क्यों चल रही थी वो पूरे हाईवे पे। उसको वो रियलाइज़ करती है कि बोले हाँ, बोले कल मतलब एक गाड़ी भी पूरे हाईवे पे नहीं थी। तो वो समझ जाती है कि बोले मतलब 2-2.5 घंटे तक जो लोग हाईवे को ब्लॉक कर सकते हैं, मतलब वो दे आर सच ए पावरफुल पर्सन। तो वो सोचती है बोले कितने पावरफुल लोग हैं। तभी उसका कर्ट वॉलिस से बात होती है। कर्ट वॉलिस को बताती है कि सर वो लोग तो बहुत पावरफुल लोग हैं और इस तरह की न्यूज़ इसमें आ रही है कि उन्होंने तो पूरा हाईवे ब्लॉक करके रखा, तभी हाईवे पे एक भी गाड़ी नहीं थी जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी उस समय। तो बोलते डोंट वरी, हम आपकी सारी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो बोलता है कर्ट वेलिस कि बोले यहाँ से यूएस की जो ग्रीक से यूएस की फ़्लाइट जो है अगले हफ्ते तक कोई फ़्लाइट आपके लिए टिकट अवेलेबल नहीं है। तो बोलती सर फिर कैसे हो पाएगा मैनेज। तो वो बोलता है कि मैं कुछ ट्राई करता हूँ आपके लिए, क्या हो सकता है। तो इसी बीच में एलिस जो है बहुत परेशान है कि मतलब वो थैलेनोस्की से निकल पाएगी या निकल पाएगी, क्योंकि पीटर और स्टार वॉर्स के जो लोग हैं वो सब तरफ फैले हुए हैं, वो सच्चे पावरफुल लोग हैं। वो कभी भी वो चाहते ही नहीं है कि वो चाहते ही नहीं थे कि वो जो हाईवे को उन्होंने ब्लॉक किया या जो एक्सकेवेशन साइट को जो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, कि जो भी लोग उसको साइट पे काम कर रहे थे
एक भी ट्रेस ना बचे वहाँ पे, कोई भी व्यक्ति का नामो निशान ना बचे, जो भी जिन्होंने भी वो साइट देखी थी या जो भी वो साइट में गए थे। और एलिस तो समझ लो जीता जागता सबूत थी उसके लिए, उन लोगों के लिए, तो वो तो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। तो आगे हम देखेंगे कि एलिस जो है वो ग्रीस से निकल पाती है या थेलेनोस्किसी से, या और जो कर्ट वॉलिस है वो निकाल पाते हैं ना निकाल पाते हैं उनको, या ये झूठे बस वादे कर रहे हैं कर्ट वॉलिस जिन्होंने फंड किया उस आर्कियोलॉजी उसको। और इधर इमरान किदवई और जो विजय हैं या कोलिन, उनकी कोई हेल्प कर पाता है क्या इंडिया से, यूएस के थ्रू स्पेशली एलिस को निकालने में वहाँ से, उस पर्टिकुलर जगह से। तो ये हम जानेंगे अपने अगले पार्ट में। और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन रखें। और कुछ क्वेरी हो इस पूरे एपिसोड से रिलेटेड तो आप प्लीज़ डू राइट टू मी, सो आई विल डेफिनेटली आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी। सो मिलते हैं अगले एडवेंचर में, देखते हैं एलिस वहाँ से निकल पाती है नहीं निकल पाती, क्या होता है एलिस का बेसिकली, या स्टार वॉर्स और पीटर के लोग उसको दफन कर देते हैं वहीं पे। तो आइए समझते हैं इसके बारे में आगे।